जी। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था? समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की अवस्थाएं, ठीक है, कि समाजशास्त्र का उद्भव कहाँ से प्रारंभ हुआ और उसके विकास की अवस्थाएं या विकास का क्रम क्या क्या था। तो समाजशास्त्र का जो विकास है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 4। नहीं, कितने भाग? 2 भागों में। 2 भागों में। सबसे पहला तो पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, और उसके बाद भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। ठीक है, ये 2 पार्ट है। तो कल हमने पढ़ा था पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र का विकास कैसे प्रारंभ हुआ। तो पाश्चात्य देशों में जो समाजशास्त्र का विकास था उसके 4 पार्ट हैं, यानी कि उसकी 4 अवस्थाएं। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था, जिसमें कि हमने प्रथम अवस्था पढ़ ली थी। और मैंने आपको प्रथम अवस्था में विकास की जो प्रथम अवस्था उसमें आपको बताया था कि अरस्तु की पुस्तक, प्लेटो की पुस्तक, लुक्रेशियस, सिक्रा, इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से समाज की व्याख्या की थी, आदर्श राज्य की व्याख्या की थी, और आदर्श राज्य के साथ साथ उन्होंने जितने भी बंधुत्व के सिद्धांत हैं उनसे संबंधित समाज का अध्ययन करके उन्होंने समाज का अध्ययन करना प्रारंभ किया था। तो वो विकास की प्रथम अवस्था थी। उसके बाद आपके आई विकास की द्वितीय अवस्था, जिसमें 2 विद्वान प्रमुख थे, थॉमस एक्विनस और दांते, जिन्होंने अपने अपने कृति के अंतर्गत समाज की व्याख्या प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने न्याय, श्रद्धा, विश्वास, कानून, समाज से संबंधित जितनी भी दूसरी धारणाएं थी उन सब का अध्ययन उन्होंने विकास की दूसरी अवस्था में किया था। उसके बाद आती है आपकी विकास की तृतीय अवस्था, जो मैंने आपको कल भी बताया था। हॉब्स, लॉक, रूसो ने जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया, माल्थस महोदय ने जो जनसंख्या संबंधी सिद्धांत दिया, तो इन सारे सिद्धांतों से समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज का अध्ययन करना प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात केवल समाज की कर रहे हैं कि समाज का अध्ययन यहाँ से प्रारंभ हुआ। तो समाज शास्त्र का एक खाका या ये कहें कि एक रेखा चित्र तैयार हुआ कि एक ऐसा विषय जिसमें समाज के विभिन्न अंगों से संबंधित अध्ययन किया जा सके और उस विषय या उस शास्त्र में उस अध्ययन को रखा जा सके। ठीक है, तो हमने विकास की प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था को लिखा था। अब लिखिए आप विकास की तृतीय अवस्था। इसको मैंने समझा दिया था कल आपको, और अभी भी मैंने आपको बता दिया है कि हॉब्स, लॉक और रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत, मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत, और तीसरा था आपका जनसंख्या का माल्थस का सिद्धांत। माल्थस ने जनसंख्या का कौन सा सिद्धांत दिया था कि जनसंख्या जो है वो तो गुणात्मक दृष्टि से बढ़ रही है। ठीक है, और जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं, आवश्यकता की वस्तुएं हैं, वो धनात्मक दृष्टि से बढ़ रही हैं। कैसे? 2 × 2 तो कैसे होगा वो? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। लेकिन 1 + 1 + 1 तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो जो जनसंख्या है वो कैसे बढ़ रही है? वो तो डायरेक्ट डबल हो रही है, 2 × 2 हो रही है, यानी कि 4 हो रही है, 4 × 2 हो रही है। लेकिन जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं, आवश्यकता की चीजें हैं, जिनसे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनकी वृद्धि कैसे हो रही है? 1 2 3 4, उसमें तो 1 + 1 + 1 + 1 हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर उन्होंने अध्ययन करके कहा कि समाज का अध्ययन जब हमने किया तो हमने देखा कि समाज की जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो समाज की जनसंख्या बढ़ने की गति तो तेज है, लेकिन खाद्यान्न वस्तुएं बढ़ने की गति धीमी है, जिसके कारण समाज में संतुलन नहीं हो पा रहा और भिक्षावृत्ति, बेरोजगारी, गरीबी, ये जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या था, जब हम समाज का अध्ययन करते हैं तो न केवल समाज की अच्छी और सही चीजों का अध्ययन करते हैं, बल्कि उसके जो अवगुण हैं या उसमें कुछ समस्याएं हैं उनका अध्ययन भी करते हैं। तो माल्थस महोदय ने जब जनसंख्या वृद्धि या बेरोजगारी या गरीबी के बारे में, जो समाज की समस्या थी उनके बारे में सोचा, तब माल्थस महोदय ने जनसंख्या का ये सिद्धांत दिया और उन्होंने गुणात्मक और धनात्मक तरीके से इस सिद्धांत को समझाया। तो इन सिद्धांतों को किसमें रखा गया? समाज के अध्ययन में रखा गया। और इस समाज के अध्ययन को किसमें रखा गया? समाज शास्त्र विषय में रखा गया। तो इस तरह समाज शास्त्र का के विकास की ये जो तीसरी अवस्था थी, जिसमें समाज शास्त्र विषय को आगे बढ़ाया गया, ये कुछ सिद्धांत थे जिनको समाज शास्त्र में इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो लिखिए विकास की तृतीय अवस्था। विकास की तृतीय अवस्था, इस तृतीय अवस्था में आप लिखना, इस अवस्था का प्रारंभ 15वीं शताब्दी से माना जाता है। इस अवस्था का प्रारंभ
15वीं शताब्दी से माना जाता है। जब सामाजिक घटनाओं का अध्ययन स्वतंत्र रूप से करने की प्रवृत्ति जब सामाजिक घटनाओं का अध्ययन स्वतंत्र रूप से करने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई थी। विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी शताब्दी से प्रारंभ हुई थी? 13वीं शताब्दी से, ठीक है। और विकास की जो प्रथम अवस्था थी उसको हम 437 ईसा पूर्व में बांट सकते हैं। तो 437 ईसा पूर्व, विकास की द्वितीय अवस्था 13वीं शताब्दी और विकास की तृतीय अवस्था 15वीं शताब्दी में, ठीक है। इसी में लिखिए आगे, जीवन के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक आदि पक्षों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जाने लगा। विकास की इसी अवस्था में हॉब्स, लॉक और रूसो ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। हॉब्स, लॉक और रूसो ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। मोंटेस्क्यू ने समाज की भौगोलिक व्याख्या प्रस्तुत की। बेंथम ने समाज की मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। बेंथम ने समाज की मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। माल्थस ने जनसंख्या के सिद्धांतों की व्याख्या की। माल्थस ने जनसंख्या के सिद्धांतों की व्याख्या की और जनसंख्या तथा खाद्य सामग्री के अनुपात को स्पष्ट किया। जनसंख्या तथा खाद्य सामग्री के अनुपात को स्पष्ट किया। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो काल था इसमें समाज के बारे में चिंतन जो प्रारंभ हुआ वो तार्किक दृष्टिकोण से प्रारंभ हुआ। यानी कि कोई भी घटना अगर घटित हुई तो उसके पीछे
तर्क लगाकर देखा गया कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। एक तो हवा में बातें करना और एक तर्क के आधार पर बातें करना। ज्यादा स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ या वास्तविक किसे कहा जाएगा? जब हम तार्किक रूप से किसी बात को स्पष्ट करेंगे, जब हम किसी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देंगे और एक प्रूफ करके बताएंगे, सबूत के साथ बताएंगे कि ऐसा हुआ इसीलिए ये हुआ। ठीक है, तो जब घटनाओं की तार्किक व्याख्या प्रस्तुत की गई तो ऐसा माना गया कि वो विकास की तीसरी अवस्था थी। इसी अवस्था में समाज को बौद्धिक चिंतन के आधार पर देखा गया, बौद्धिक चिंतन से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया गया। ठीक है, फिर आता है आपके विकास की चतुर्थ अवस्था। तो नेक्स्ट फोर्थ में लिखिए विकास की चतुर्थ अवस्था। विकास की चतुर्थ अवस्था। ठीक है, देखिए विकास की जो चतुर्थ अवस्था है वो ऑगस्ट कॉम्ट से प्रारंभ होती है। हमने बात की थी ना कि 1838 में सबसे पहले समाजशास्त्र नाम ऑगस्ट कॉम्ट ने दिया, तो ये विकास की चतुर्थ अवस्था थी। उसके पहले मैंने आपको बताया 437 ईसा पूर्व विकास की प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था 13वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई और तृतीय अवस्था 15वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई। जब चौथी अवस्था आई तब आपका आया था 1758 से लगाकर 1857, ऑगस्ट कॉम्टे का जो काल था ऑगस्ट कॉम्टे का था। तो समाज शास्त्र के जो विकास का जो काल था वो 1700 से 18वीं शताब्दी के बीच में प्रारंभ हुआ। तो समाज शास्त्र से संबंधित ज्ञान जो भी ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया तो वो कहां से प्रभावित हुए? ऑगस्ट कॉम्टे जो थे उनके गुरु थे सेंट साइमन। ऑगस्ट कॉम्टे जब सेंट साइमन के प्रभाव में आए तो उन्होंने समाज की व्याख्या या उसके बारे में जानने की उनकी जो जिज्ञासा है वो बढ़ी। तो जब सेंट साइमन के संपर्क में आए तो सेंट साइमन के संपर्क में आने के बाद ही उन्होंने समाज की विस्तृत व्याख्या करना प्रारंभ किया और उन्होंने इस विषय को नाम दिया समाज शास्त्र। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसका अध्ययन किया जा रहा था? समाज का। समाज के बारे में, समाज से संबंधित या समाज से जितना भी जो समाज से जुड़ा हुआ था उन सबका अध्ययन जब इस विषय में डाला जाने लगा तो उन्होंने इस विषय को नाम दिया समाज शास्त्र। और इसीलिए ऑगस्ट कॉम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के जनक या समाज शास्त्र का पिता कहा जाता है। लिखिए इसमें थोड़ा सा समाज शास्त्र के उद्भव और विकास की इस अवस्था का शुभारंभ, समाज शास्त्र के उद्भव और विकास की इस अवस्था का प्रारंभ ऑगस्ट कॉम्ट से होता है। इस अवस्था का प्रारंभ ऑगस्ट कॉम्ट से होता है। ऑगस्ट कॉम्ट से होता है। हो तो आपने ही सर्वप्रथम समाज शास्त्र को व्यवस्थित विज्ञान का रूप दिया। आपने ही सर्वप्रथम समाज शास्त्र को व्यवस्थित विज्ञान का रूप दिया। इसी कारण आपको समाज शास्त्र का पिता कहा जाता है। काम करेगा अरुण माइक ऑफ करो, आपके आसपास आवाज है। ठीक है, देखो सेंट साइमन जो थे जो भौतिक विज्ञानों के समान समाज शास्त्र को भी एक व्यवस्थित विज्ञान बनाना चाहते थे जो समाज की व्याख्या प्रस्तुत करे। ठीक है, तो यह सेंट साइमन का मानना था। जब
ऑगस्ट कॉम्ट को पता चला कि भाई सेंट साइमन ये चाहते हैं कि समाज का विस्तृत विवेचन हो, विश्लेषण हो और उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन करके तार्किक रूप से उसको प्रस्तुत किया जा सके। तो ऑगस्ट कॉम्ट ने तब सेंट साइमन को अपना गुरु बनाया और सेंट साइमन जो चाहते थे या उनके जो विचार थे उन विचारों को मूर्त रूप देकर, इस विषय को नाम देकर समाज शास्त्र को एक मूर्त रूप में लाकर खड़ा किया। तो लिखिए इसी में आगे, ऑगस्ट कॉम्ट ने अपने गुरु सेंट साइमन के विचारों को मूर्त रूप दिया। सेंट साइमन के विचारों को मूर्त रूप दिया और समाजशास्त्र विषय की स्थापना की। इसी अवस्था में नेक्स्ट पैरा करके लिखना, जॉन स्टुअर्ट मिल ने इंग्लैंड को समाजशास्त्र शब्द से अवगत करवाया। ठीक है। अब देखिए, अगर इसको ये देखा जाए कि भाई इसको एक विषय के रूप में कैसे पढ़ाना प्रारंभ किया गया, तो अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो सबसे पहले अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में 1876 में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़ाया गया। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं ना समाजशास्त्र एक विषय के रूप में, वैसे ही इसका सबसे पहले प्रारंभ कहाँ हुआ? तो अगर पूरा ऑल ओवर देखा जाए तो सबसे पहले अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। अमेरिका का कौन सा विश्वविद्यालय? येल विश्वविद्यालय। कौन सा? येल। अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में अध्ययन करना प्रारंभ हुआ। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे पहले बॉम्बे में पढ़ाया गया, बम्बई विश्वविद्यालय में। कहाँ पढ़ाया गया? बम्बई। पता है मैंने आपको, भारत में बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 में सबसे पहले वहां पढ़ाया गया। उसके बाद 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में, 1923 में आंध्र और मैसूर विश्वविद्यालय में, और उसके बाद ऐसे ऐसे करके 1947 तक समाजशास्त्र जो है वो अच्छी तरह से संपूर्ण भारत के संपूर्ण यूनिवर्सिटी, सभी विश्वविद्यालयों में उसे एक विषय के रूप में अपना लिया गया था। मतलब आप अभी भी अगर आप देखें तो कई स्कूल्स में आज भी समाजशास्त्र 11th-12th में चलता नहीं है। बहुत कम स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर समाजशास्त्र चलता है। तो उसका कारण यही है कि समाजशास्त्र को 10th तक तो कैसे पढ़ते हैं हम लोग, जो सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं ना, 10th क्लास तक हम लोग जो सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं उसमें उस सामाजिक विज्ञान में क्या होता है, सारे ही सामाजिक विज्ञानों के दो लेसन होते हैं दो ज्योग्राफी के, दो पॉलिटिकल साइंस के, दो नैतिक शास्त्र, नीति शास्त्र के, ऐसे करके दो वैसे ही 2 समाज शास्त्र के पार्ट हैं। तो ऐसे करके वो सामाजिक विज्ञान बनती है। लेकिन जैसे हम 10वीं के बाद आगे निकलते हैं तो वो जो सामाजिक विज्ञान के जो सारे ही शास्त्र हैं वो सारे ही शास्त्र डीपली पढ़े जाते हैं, जिनको हम आर्ट्स सेक्शन में लेते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ये सब क्या है? ये सभी सामाजिक विज्ञान है। तो समाजशास्त्र भी ऐसे ही एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है, लेकिन इसको एक विषय के रूप में अलग से पढ़ाए जाने का काम बहुत लेट प्रारंभ हुआ। इसीलिए समाजशास्त्र को नवीन विषय कहा जाता है, कि नया विषय है। वो बाकी सब विषयों की तुलना में नया है, ऐसे नया नहीं है, लेकिन बाकी सारे विषयों का अध्ययन पहले प्रारंभ हुआ और इसका अध्ययन अध्यापन बाद में प्रारंभ हुआ। और आज भी मैं अपने डूंगरपुर की बात करती हूँ तो अपने डूंगरपुर में भी मुश्किल से 2 या 3 स्कूलें हैं जहां पर समाजशास्त्र एक विषय के रूप में चलता है। बाकी कहीं भी आपको समाजशास्त्र एक विषय के रूप में चलता हुआ नहीं मिलेगा। सभी जगह पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, संस्कृत है, इंग्लिश लिटरेचर है, यही चलते हैं, सोशियोलॉजी नहीं चलता है। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। नेक्स्ट पैरा करके लिख दीजिए। आपकी चारों अवस्थाएं हो गई हैं। इसके बाद हमको भारत में समाजशास्त्र का विकास पढ़ना है, लेकिन उसके पहले 2-4 लाइनें लिख लीजिए कि समाजशास्त्र को
समाज शास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में, समाज शास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय इमाइल दुर्खिम को भी है। इमाइल दुर्खिम को भी है। देखो बच्चों, इस सोशियोलॉजी में अभी जो थर्ड ईयर में आप जो चैप्टर्स पढ़ेंगे या जो भी सिद्धांत पढ़ेंगे, कुछ नाम है वो तो आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद हो जाने चाहिए। ऑगस्ट कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेड परेटो, स्पेंसर और जॉन स्टुअर्ट मिल, ये जो कुछ विद्वान है इन्हीं के सिद्धांत हमको पढ़ने हैं। तो ये तो आपको मुंह जबानी याद हो जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस 1 नंबर के जो आपके आते हैं वो क्या आएंगे? सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स की किसी एक पुस्तक का नाम लिखिए। द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? या जॉन स्टुअर्ट मिल की किसी एक पुस्तक का नाम लिखिए। समाजशास्त्र को सर्वप्रथम समाजशास्त्र विषय को सर्वप्रथम नाम देने वाले विद्वान कौन है? उनका काल कौन सा था? सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा? तो किसका क्या उत्तर आएगा? कौन से विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र को? हाँ नहीं, सवाल वापस सुनो। सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा? येल विश्वविद्यालय। येल विश्वविद्यालय में। आपको ये ध्यान रखना है कि उसने क्या पूछा है। अगर उसने ये पूछा है कि भारत में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को पढ़ाया जाने लगा, तब आपको क्या लिखना है? बम्बई विश्वविद्यालय। कब पढ़ाया गया? 1914 से। लेकिन जब यह है कि सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में, मतलब वहां ये नहीं पूछा है कि भारत में, वहां ये पूछा है कि किस विश्वविद्यालय में, यानी कि तब आपको ये देखना है कि ऑल ओवर पूछा जा रहा है कि भाई पूरी दुनिया में सबसे पहले कहाँ पढ़ाया जाने लगा। तो 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र पढ़ाया गया था। और भारत में देखा जाए तो वहां पर 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, तो ये जो कुछ विद्वान हैं, इन विद्वानों ने मिलकर ही समाजशास्त्र की एक रूपरेखा तैयार की थी। किसी ने इसके सिद्धांतों पर बल दिया, किसी ने इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके जो बेसिक आधार हैं वास्तव में जिनसे मिलकर समाज बना है, किसी ने उस पर ध्यान दिया, किसी ने केवल परिवर्तन पर ध्यान दिया कि आज से कुछ सालों के पहले का समाज कैसा था और कुछ सालों के बाद का समाज कैसा है। तो हम इनमें से किसी को भी अलग नहीं कर सकते। इन सबको जब मिलाया जाए या जब इन सबके सिद्धांतों को मिक्स किया जाए, तभी जाकर हमारे पूरे समाज शास्त्र का एक खाका या उसकी एक रूपरेखा या उसकी एक संरचना तैयार होती है, उसका एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, लिखिए आगे। समाज शास्त्र को दुर्खिम महोदय ने सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान माना है। सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान माना है। इटली के विल्फ्रेड परेटो ने भी समाज शास्त्र को विकसित करने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। इस प्रकार 20वीं सदी में
अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी में, इस प्रकार 20वीं सदी में अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी में समाजशास्त्र के विकास में, इस प्रकार 20वीं शताब्दी में अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी में समाजशास्त्र के विकास में उपरोक्त सभी विचारकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जबकि इंग्लैंड में इसके विकास की गति धीमी रही। ठीक है, तो विकास की ये जो 4 अवस्थाएं हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था, ये कहाँ देखी गई? ये पश्चिमी देशों में। जब समाजशास्त्र के विकास का कालक्रम आता है तो सबसे पहले पश्चिमी देशों में समाजशास्त्र का विकास हुआ, उसके बाद भारत में हुआ। तो पश्चिम देशों में जो विकास का कालक्रम था वो क्या था? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। स्टेप बाय स्टेप अलग अलग जगह पर, अलग अलग देशों में, पश्चिम के अलग अलग देशों में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित किया गया। उसके बाद बात आई भारत में। तो भारत में मैंने आपको बताया, भारत में जो समाजशास्त्र का विकास था वो 3 अवस्थाओं में देखा गया कि प्राचीन भारत में विकास, स्वतंत्रता पूर्व भारत में विकास और स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास। अगर हम औपचारिक प्रतिस्थापन का काल अगर देखें तो 1914 से लगाकर 1947 तक का काल, यानी 1914, जब सबसे पहले बम्बई में पढ़ाया गया, वहां से लगाकर 1947 यानी आजादी तक का काल, भारत जो स्वतंत्र हुआ तब तक का जो काल था वो समाजशास्त्र के औपचारिक प्रतिस्थापन का काल माना जाता है कि हाँ, इस काल में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा, या वास्तव में जो उसे एक महत्वता दी गई थी वो इसी काल में मिली। तो प्राचीन भारत में क्यों कहा गया प्राचीन भारत में? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैसे तो विद्वानों का मानना है कि भारत समाजशास्त्र का जो विकास है वो यूरोपीय देशों से प्रारंभ हुआ, पश्चिमी देशों से प्रारंभ हुआ। लेकिन अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत में समाज की व्याख्या तो बहुत पुरानी है। जब हम गीता, रामायण, महाभारत, ये सारे ग्रंथ, उपनिषद, वेद, पुराण, ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो क्या इसमें समाज की व्याख्या नहीं आती? हमने देखा कि तब ये वाले विवाह चलते थे, गांधर्व विवाह होते थे, या कृष्ण भगवान ने इस तरह से विवाह किया, या ये कहें कि शंकर भगवान ने ये किया, या उनका जब पृथ्वी पर अवतरण हुआ तो तब ये था। इस युग में राम भगवान आए तो उनका परिवार ऐसा था। उस समय जब राम राज्य था तब कोई भी अपने घरों पर ताला नहीं लगाता था। उस समय परिवार व्यवस्था ये थी, उस समय समाज की प्रणालियां ये चलती थी। तो समाज तो तब भी था ना? हाँ, उसके अध्ययन करने का तरीका अलग होगा, लेकिन समाज तो तब भी था। और अगर समाज तब भी था और तब अगर समाज के बारे में लिखा गया, हम रामायण महाभारत पढ़ते हैं तो उस समय क्या कहते हैं कि दशरथ की 4 पत्नियां थी, उनके बच्चे थे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वो सब एक ही फैमिली में रहते थे, उन सबका एक ही परिवार था। और वो वहां की जो व्यवस्था थी वो किस तरह से चलती थी? विवाह नामक संस्था की जब बात करते हैं तो उस समय स्वयंवर चलते थे ना, स्वयंवर चलते थे। उस समय विवाह की एक ये प्रथा थी कि स्वयंवर होते थे, बड़े बड़े युवराज आते थे और युवरानियां जो वो राजकुमारियां जो होती थी वो अपना वर स्वयं चुनती थी, उनके लिए कुछ शर्तें रखी जाती थी। तो ये सब क्या था? ये भी तो समाज की व्यवस्था थी। उस समय भी राजपाट हुआ करते थे और वहां पर भी कानून व्यवस्था हुआ करती थी। कई जगह दंडकारी प्रावधान चलते थे, कई जगह तर्क के आधार पर सिद्ध करना पड़ता था तो उसके आधार पर दंड दिया जाता था। तो ये जो व्यवस्था हम पढ़े आ रहे हैं उससे भी तो हमें पता चलता है। हमें कैसे पता चला कि राम के राज्य में ताले नहीं लगते थे? पढ़ के पता चला ना। कहाँ पढ़कर पता चला? रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, उपनिषद, गीता, इसमें पता चला। हमको कैसे पता चला कि गीता का उपदेश जो दिया गया, ये जो उपदेश था वो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था?
कब दिया था? युद्ध के क्षेत्र में दिया था। क्या दिया था उसने? तो उसकी मुख्य मुख्य कुछ बातें हमको याद रहती हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख। जब हम युद्ध भूमि में होते हैं तो कोई हमारा शत्रु नहीं होता, कोई हमारा मित्र नहीं होता। आपका कर्म है युद्ध करना और आपको युद्ध करना है। तो क्या है ये हमें तब की प्रणाली हमने सुनी ना, हमने पढ़ी। हमको अगर आज ये सारी चीजें पता है कि श्री कृष्ण भगवान की 1600 रानियां थी, कैसे पता चला? पढ़कर पता चला ना। हम कहते हैं कृष्ण माखन चोर थे, कैसे पता चला? पढ़कर पता चला। उस समय कहते हैं कि कंस भगवान ने वो माता यशोदा के ऊपर या कृष्ण की जो माता थी उनके ऊपर ये अत्याचार किए, देवकी पर जो अत्याचार किए, वो कैसे पता चला? पढ़ के पता चला। मतलब समाज तो तब भी था, समाज का अध्ययन तब भी होता था। तो हम तो ये 437 ईस्वा पूर्व और 13वीं और 15वीं शताब्दी से कहीं आगे हैं, क्योंकि ये तो द्वापर त्रेता युग की बात है, सतयुग की बात है। तो सतयुग, द्वापर युग, ये सब तो इससे पहले के हैं। तो इस हिसाब से तो समाज की व्याख्या का प्रारंभ तो भारत में बहुत पहले हो गया था, हुआ था ना, हो गया था। समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? जो समझा रहे हो। जो समझा रही हूँ, क्या समझा रही हूँ मैं, बताओ। कि खाली हम मैडम बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है ना भाई। हम ये बात कर रहे हैं कि समाज शास्त्र का विकास जो था वो तो यूरोप से प्रारंभ हुआ। अब विकास का क्या मतलब है? कि समाज का अध्ययन करना प्रारंभ किया गया। कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो यूरोपीय देशों ने प्रारंभ किया। अरे भाई, यूरोपीय देशों ने क्यों प्रारंभ किया? हमने तो बहुत पहले कर दिया। तभी तो हमने वेद और उपनिषद लिखे, हमने पुराण लिखी, हमने लिखी, यानी कि हमने अध्ययन किया तब लिखा ना। कि उस समय का समाज ऐसा था, उस समय न्याय व्यवस्था ऐसे चलती थी, उस समय की सामाजिक व्यवस्था ऐसे चलती थी, उस समय विवाह ऐसे होते थे, उस समय विवाह के तरीके ये हुआ करते थे, उस समय लोगों के सामाजिक संबंध ऐसे थे। तो अगर हमने अध्ययन ही नहीं किया होता तो हमको पता कैसे चलता? मतलब हमने अध्ययन किया, और अगर हमने अध्ययन किया तो ये सब बातें तो बहुत पुरानी है। ये तो द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग की बातें हैं। और अगर ये उस युग की बातें हैं तो इस हिसाब से तो हम यूरोपीय देशों से बहुत आगे हैं। लेकिन फिर भी एक ये कहते हैं ना कि सर्वमान्य तथ्य क्या है? तो सर्वमान्य जिसे सब मानते हैं, तो जिसे सब मानते हैं वो यही मानते हैं कि समाज शास्त्र एक विषय के रूप में अगर उसकी स्थापना या उसका विकास हुआ तो वो पश्चिमी देशों से हुआ, भारत से नहीं हुआ। लेकिन भारतीयों का तो आज भी यही मानना है कि भाई समाज शास्त्र तो हमारे भारत में कब से ही प्रारंभ हो गया था। हाँ, ये जरूर है कि उसको एक विषय के रूप में अलग से पढ़ाए जाने का काम लेट प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आपकी, भारत में समाज शास्त्र का विकास। भारत में समाज शास्त्र का विकास। लिखिए इसमें डैश करके, भारत में समाज शास्त्र के विकास को, भारत में समाज शास्त्र के विकास को 3 युगों में विभाजित करके, 3 युगों में विभाजित करके देखा जा सकता है। 3 युगों में यानी कि 3 कालों में विभाजित करके देखा जा सकता है। लिखिए इसमें सबसे पहला, प्राचीन भारत में विकास। प्राचीन भारत में विकास। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया तो वैसे तो कई लोग मानते हैं कि पश्चिम देशों में हुआ है, लेकिन हम मानते हैं या हमारे विचारक मानते हैं, हमारे देश के भारत देश के जो विचारक हैं, भारतीय जो सामाजिक विचारक हैं, उनका मानना है कि भाई वेदों, उपनिषदों और हमारे धर्म ग्रंथों में समाज की व्याख्या बहुत पहले से प्रस्तुत की गई है। तभी तो हमको पता है वर्णाश्रम व्यवस्था चलती थी। हमें पता है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने जो पढ़ाई की थी, उनकी जो स्टडी थी वो कहाँ की थी? गुरुकुल में जाकर की थी। मतलब उस समय जो शिक्षा की पद्धति थी वो कौन सी थी? गुरुकुल पद्धति चलती थी। हमारे अगर आश्रम चलते थे, कौन से आश्रम चलते थे? वर्णाश्रम व्यवस्था चलती थी। पुरुषार्थ चलते थे, 4 तरह के पुरुषार्थ थे
है ना। हमारे आश्रम थे ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो इस तरह से मनुष्य की जो 100 साल की आयु थी उसको 25-25 वर्षों में बांट कर उसको बताया गया था कि तुम्हें आगे के 25 साल ये करना है, उसके बाद के 25 सालों में ये करना है, उसके बाद के 25 सालों में ये करना। तो इस तरह से हमने उसको वर्णाश्रम विभाग में बांट दिया था। उसके बाद हम कर्म की बात करते थे कि अच्छे कर्म करोगे तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा। तो ये कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है? यही है ना जो समाज से रिलेटेड, कि आज अगर तुम अच्छा कर्म करते हो तो अगला जन्म तुमको अच्छा मिलेगा। तो ये कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत आया। उस समय की न्याय व्यवस्था, उस समय की न्याय प्रणाली कि हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले आंख, कई जगह ये न्याय व्यवस्था चलती थी कि तुमने इसके घर चोरी की तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे, ये दंड का प्रावधान था। या ये कहें कि तुमने इसके भाई को मारा तो ये तुम्हारे भाई की हत्या कर दी जाएगी। मतलब किसने किसका क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिसने जितना अपराध किया उसको उसी एवज में अपराध का दंड दिया जाएगा। ये न्याय व्यवस्था चलती थी। कई जगह तो दंड सिद्ध होते थे और कई जगह तो जो राजा था वो सर्वमान्य था। राजा ने कह दिया कि ये चाहिए तो चाहिए, ये करना है तो करना है। राजा ने कह दिया कि इस सजा, इस दंड, ये जो कार्य किया, ये जो अपराध किया उसका ये दंड दिया जाएगा। अब चाहे अपराध सिद्ध होता है या नहीं होता है, लेकिन उस समय वो व्यवस्था चलती थी कि राजा ने जो कहा वो सर्वमान्य सत्य है और उसे सबको स्वीकार करना है। तो ये सारी चीजें हमको पता कैसे चली? अगर अध्ययन किया ही नहीं गया तो हम कैसे जानते हैं? तो इसीलिए कहा जाता है कि प्राचीन भारत में ही समाजशास्त्र का विकास प्रारंभ हो गया था। देखिए इसमें संपूर्ण विश्व में सर्वप्रथम, संपूर्ण विश्व में सर्वप्रथम भारत में ही समाज का, संपूर्ण विश्व में सर्वप्रथम भारत में ही समाज का व्यवस्थित रूप देखने को मिलता है। भारत में ही समाज का व्यवस्थित रूप देखने को मिलता है। व्यवस्थित रूप देखने को मिलता है। प्राचीन भारत के ग्रंथों, प्राचीन भारत के ग्रंथों, वेद, उपनिषद, प्राचीन भारत के ग्रंथों, वेद, उपनिषद, गीता, गीता, रामायण व महाभारत का अध्ययन करने से, व महाभारत का अध्ययन करने से स्पष्ट विदित होता है। विदित का मतलब क्या होता है? जानकारी मिलती है ना। स्पष्ट विदित होता है, पता चलता है कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था, उस समय की सामाजिक व्यवस्था उच्च कोटि की थी। उस समय की सामाजिक व्यवस्था उच्च कोटि की थी। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार, वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था, चार पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ, व्यक्ति और समाज के बीच, व्यक्ति और समाज के बीच समन्वय का कार्य करते थे, समन्वय का कार्य करते थे। आश्रम संस्कार और विवाह की व्यवस्थाएं, आश्रम संस्कार और विवाह की व्यवस्थाएं व्यक्ति और समाज के संबंधों को, व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट करती थी। व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट करती थी।
ठीक है। हम अगर कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ें, मनु की मनुस्मृति पढ़ें, शुक्राचार्य का नीति शास्त्र पढ़ें, मुगल काल की जो आईने अकबरी है वो सब पढ़ें, तो अगर इन सब में भी हम पढ़ेंगे तो उस समय की तात्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जितनी व्यवस्थाएं थी जो समाज में प्रचलित थी उसको हम पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से समाज शास्त्र का विकास जो है वो प्राचीन भारत में बहुत पहले से हो गया था। ठीक है। इसके बाद आपका आएगा स्वतंत्रता पूर्व विकास, जिसको हम कल पढ़ेंगे क्योंकि आपके 40 मिनट का टाइम हो गया है। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व विकास। अभी यहां तक में मेरे को आपको बता दो, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बता देती हूँ। देख लीजिए एक बार, आपके जो लिखा है आपने उसमें से अगर कोई चीज कंफ्यूजन में है, आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, सीधी सी 2 लाइनों में मैं बात करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं समाज शास्त्र का उद्भव। उद्भव समझते हैं, उसका जन्म। ठीक है। समाज शास्त्र जो हम एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, तो ये विषय के रूप में जो मूर्त रूप हमारे सामने आज आया है, या ये जो हम पढ़ रहे हैं वो शुरू कहाँ से हुआ। तो मैंने आपको बताया कि इसका जो विकास क्रम है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पश्चिमी देशों में समाजशास्त्र का विकास और दूसरा भारत में समाजशास्त्र का विकास। पश्चिमी देशों में जो समाजशास्त्र का विकास है उसे 4 कालों में बांटा गया। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। चारों ही अवस्थाओं में अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी किताबों में या अपनी अपनी पुस्तकों में, अपनी अपनी रचनाओं में समाज की व्याख्या प्रस्तुत की है और समाज के कुछ विभिन्न अंगों का अध्ययन करके समाज के बारे में बताने का प्रयास किया है। और उसके बाद दूसरी चीज आती है भारत में समाजशास्त्र का विकास। तो भारत में समाजशास्त्र का विकास प्राचीन, उसको भी 3 भागों में देखा जा सकता है। प्राचीन भारत में समाजशास्त्र का विकास, स्वतंत्रता से पूर्व समाजशास्त्र का विकास और स्वतंत्रता के बाद समाजशास्त्र का विकास। इसमें कुछ चीजें याद रखने की है कि समाजशास्त्र के जनक कौन थे। सबसे पहले समाजशास्त्र को कहाँ पढ़ाया गया, एक विषय के रूप में किस विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया। भारत में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को पढ़ाया गया। ऑगस्ट कॉम्ट का काल क्या था। समाजशास्त्र के औपचारिक प्रतिस्थापन का काल क्या था, तो आपको याद रखना 1914 से 1947 का काल था। स्वतंत्रता के पश्चात समाजशास्त्र का विकास भारत में तीव्र गति से हुआ और उसके पहले था वो समाजशास्त्र का विकास थोड़ा धीमी गति से हुआ। ठीक है। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी, इन देशों में, अगर पश्चिमी देशों की बात की जाए तो इन 3 देशों में समाजशास्त्र का विकास तीव्र गति से हुआ, लेकिन इंग्लैंड में समाजशास्त्र का विकास धीमी गति से हुआ। रहेगा याद इतना आपको। ये कुछ चीजें जो बेसिक चीजें हैं आपको याद रखनी है। ठीक है। ये आपका है समाजशास्त्र का विकास क्रम। कल के दिन में हम इतना पढ़ लेंगे कि समाजशास्त्र का भारत में जो समाजशास्त्र का विकास है स्वतंत्रता से पूर्व कितना हुआ और स्वतंत्रता के बाद कितना हुआ। ठीक है। क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? कुछ नहीं? Everything okay, no doubt. ओके फाइन। ठीक है, तो ओवर करें? Okay. ओके, गुड डे टू ऑल।